नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़े बदलाव के विषय में चर्चा करूंगा जो हम सभी से संबंधित है। मॉडल टेनेंसी एक्ट। अब मान लीजिए कि आपस में कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जिसमें कि रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर कोई रिवाइज करना है। आप कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, वो किराएदार को डिस्प्यूट करता है, तो ऐसे में क्या होगा, रेंट अथॉरिटी जो बनाई गई है उस रेंट अथॉरिटी को ये अधिकार होगा कि वो पूरी तरह से मामले को सुने, देखे। एप्लीकेशन लगने के बाद जब भी रेंट अथॉरिटी के समक्ष कोई एप्लीकेशन दी जाती है और इस डिस्प्यूट के विषय में बताया जाता है तो उसको तय करने का अधिकार रेंट अथॉरिटी के पास है और वो उसको निर्धारित कर सकती है। तो ये भी आपने जान लिया। अब एक बात और वो ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में ऐसा पाया गया कि उसने किराया नहीं दिया या उसने एरियर हो गया, तो इस वजह से उसने एसेंशियल सप्लाईज काट दी, यानी बिजली पानी कनेक्शन काट दिया। तो अब इस एक्ट के आने के बाद और इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद संबंधित जिस राज्य में भी ये लागू होता जाएगा उसमें ये चीज़ निषेध कर दी गई है। और यहाँ तक कह दिया गया कि यदि ऐसा किया गया और ऐसा जांच में पाया गया तो कॉम्पनसेशन तक देना पड़ेगा। और कॉम्पनसेशन वो 2 महीने का किराया अधिकतम हो सकता है और पेनल्टी भी 2 महीने तक के किराए की लग सकती है मकान मालिक के ऊपर। यानी यहाँ पर किराएदार को सुरक्षित किया गया। आपके भी अधिकार अच्छे किए गए, उनके भी अधिकार अच्छे किए गए। इस एक्ट में प्रॉपर्टी मैनेजर के संबंध में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो मकान मालिक के बिहाफ पर किराया लेते हैं, कुछ इमीडिएट जो उसके संबंध में काम होते हैं, रिपेयर वर्क होते हैं जो मकान मालिक को कराने होते हैं, उनके बिहाफ पे वो सब प्रॉपर्टी मैनेजर कराते हैं। तो उनका भी जिक्र किया गया इस एक्ट में और उनके बारे में भी बताया गया कि ये काम होंगे प्रॉपर्टी मैनेजर के। अब प्रॉपर्टी मैनेजर की बात भी हो गई। इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि ये एक्ट किन किन प्रॉपर्टीज़ पर लागू नहीं होगा, तो आप वो भी जान सकते हैं। इस एक्ट के माध्यम से ये भी निश्चित किया गया है कि जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट होगा वो इन ओरिजिनल दोनों पक्षों के बीच में रहेगा। ओरिजिनल एक मकान मालिक के पास और एक किराएदार के पास। और अगर कोई सबलेटिंग का इशू आता है तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बिना किए वो ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि सबलेटिंग आप अपने मन से नहीं कर सकते। यदि आपने कानूनन अपने मकान मालिक से बात करके अगर उन्हें राज़ी कर लिया है तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करेंगे। और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को भी आपने उसी तरह से सूचित करना है जैसे कि अन्य बातों के लिए बताया गया, ताकि उनकी नॉलेज में ये चीज़ रहे, अथॉरिटी की नॉलेज में रहे कि यहाँ पर एक के बजाय 2 पक्ष रह रहे हैं। और जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट में टाइम दिया गया है उस टाइम तक वो वैलिड रहेगी। और यदि टेनेंट की डेथ हो जाती है या लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि उनके सक्सेसर इंटरेस्ट जो भी होंगे वो पूरी तरह से उस अवधि तक के लिए सम्मिलित माने जाएंगे। यानी कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट में अवधि रखी गई है इस अवधि, उस पर्पज़ के लिए वो वहाँ तक माने जाएंगे। उस संबंध में वो पूरी तरह से उसी तरह से इक्वल माने जाएंगे जैसे कि वही जिनकी डेथ हो गई वही थे सामने। तो इस एक्ट में जो 3 टियर सिस्टम बनाया गया है उसमें क्या है, रेंट अथॉरिटी के साथ साथ रेंट कोर्ट की भी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है और रेंट ट्राइब्यूनल की व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया। रेंट कोर्ट एवं रेंट ट्राइब्यूनल को स्थापित करने के लिए कहा गया है और उन्हीं को ये अधिकार होगा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट से संबंधित मामलों का निपटारा करें। फिर वो सिविल कोर्ट में वो केसेस नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए इन्होंने स्पेशली एक व्यवस्था जब दे दी तो फिर इसी में सारे मामले सुने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।